हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदार्थ हॉस्पिटल में पूछे गए क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू के दौरान मुझे पूछे गए, तो उसके बारे में। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने हॉस्पिटल्स के रिलेटेड वीडियो नहीं डाली, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी बिजी था, तो मैं इंटरव्यूज़ देने जा नहीं पाया। लेकिन अभी जो है कंटिन्यू इंटरव्यूज़ की वीडियो आती रहेगी। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहना कि किस हॉस्पिटल्स के ऊपर हमें वीडियो बनानी है या किस हॉस्पिटल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल मोर देन 200 बेड होना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बस कमेंट सेक्शन में बताते रहना। बाकी आज की वीडियो जो है कि यदार्थ हॉस्पिटल में है, मैं उनका आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो यदार्थ हॉस्पिटल जो कि ग्रेटर नोएडा वाला है, ये उसकी वीडियोज़ है। इससे पहले मैंने यदार्थ जो कि 110 सेक्टर में है वहाँ की भी वीडियो बनाई है, और ये जो है ग्रेटर नोएडा वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो यदार्थ हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं आपको सैलरी का थोड़ा सा बता दूँ कि सैलरी बहुत अच्छी है। 25,000 से ये भी सैलरी स्टार्ट करते हैं, और NABH प्लस JCI दोनों से एफिलेटेड है, तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा हॉस्पिटल है अगर आप जाना चाहते हो एज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। यहाँ पे वैकेंसी है। तो यदार्थ हॉस्पिटल में इंटरव्यू के दौरान 2 राउंड हो गए। पहला जो होगा वो CNO के साथ होगा, जो दूसरा होगा वो अगर आप ICU के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे होगा, अगर आप मतलब CCU में जा रहे हो तो वहाँ पे होगा। मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आपको जाना है उस डिपार्टमेंट में दूसरा इंटरव्यू जो है आपका होता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था CNO के पास। तो CNO ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, उनके साथ जो एजुकेटर थे उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन था वो यही था, जनरल इंट्रोडक्शन, वही जो हर कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें मैंने अपने बारे में बता दिया सारा कि मैं कहाँ से हूँ, मैंने कहाँ से पढ़ाई करी है, मुझे कितना एक्सपीरियंस है। मतलब एक्सपीरियंस मैंने 1 साल का यहाँ पे शो किया था अपना, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस वगैरह सारा उनको बताया कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है, पंजाब का एक्सपीरियंस है, इतना मैंने वहाँ पे काम करा, इस डिपार्टमेंट में काम करा। तो उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड उन्होंने फिर मुझे आके क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि कौन कौन से पेशेंट है जो आपने देख रखे है हॉस्पिटल में। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और हर कोई बंदा ये पूछता है। तो मेडिकल में मैंने उनको सारे ही बता दिए, बस कार्डियो को छोड़ के, मतलब कार्डियो को छोड़ के बाकी सारे पेशेंट्स मैंने उनको बताए। मैंने उनको ब्रेन वाले पेशेंट भी बता दिया कि CVA वाले पेशेंट्स हमारे पास आते थे, स्ट्रोक वाले पेशेंट हमारे पास आते थे मेडिकल ICU में, क्योंकि वहाँ पे एक ही ICU था, कोई न्यूरो ICU अलग से नहीं था, तो इसलिए हमारे पास ये पेशेंट आते थे। उसके बाद लंग से रिलेटेड COPD वाले पेशेंट आते थे, एस्मा एक्सपेशन के साथ पेशेंट आते थे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ पेशेंट आते थे। उसके बाद कुछ फीवर वाले पेशेंट भी हमारे पास आते हैं, है ना, जिनके हम कल्चर वगैरह भेजते हैं। उसके बाद कोई THR TKR वाला पेशेंट OT से डायरेक्ट हमारे पास आता है। उसके बाद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस वगैरह वाला पेशेंट भी हमारे पास आता है। CKD AKI वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो ऐसे करके मैंने उनको काफ़ी सारी कंडीशंस बता दी कि ये सारे सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो एक चीज़ ना आप हमेशा ध्यान में रखना कि अभी ये जो चीज़ें मैंने बताई हो सकता है आप भी सोचो कि जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो ये लाइन मैं भी चिपका दूंगा। ये नहीं बोल रहा हूँ आप मत करो, करो ये चीज़ जरूर करो, लेकिन एक ही कंडीशन पे करो कि अगर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी तो। अभी मुझे 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है और मुझे ये सारी चीज़ें पता है। जितनी भी कंडीशन मैंने उनको बताई, अगर इन किसी भी एक कंडीशन के ऊपर वो मुझे कुछ भी राम कहानी पूछ ले तो मैं उनको हर चीज़ बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है इस चीज़ की। तो मैंने इसीलिए ये चीज़ बताई। आपको अगर इस चीज़ की नॉलेज है तो ही आप ये सारी कंडीशंस बताओ, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन के ऊपर आपको डाउट है कि अगर मुझसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया तो मैं नहीं बता पाया, वहाँ पे आप फंस जाओगे, है ना। तो वहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि आप रटाया बोल रहे हो, आपको आता नहीं है, तो फिर उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछ के वो आपको फंसा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे उन्होंने COPD के ऊपर पूछा था, फुल फॉर्म क्या है वो मैंने उनको बता दी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मैनेजमेंट उसकी कैसे करते हो, अगर आपके पास कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके पेशेंट आता है, उसको COPD है तो क्या करोगे। तो उसमें आपको उनको बताना होता है कि हम जैसे पेशेंट आता है सबसे पहले उनको उनके वाइटल्स देखते हैं, उनकी सैचुरेशन देखते हैं कितनी है। अगर सैचुरेशन बहुत कम है, क्योंकि अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही तो ऑब्वियसली सैचुरेशन पेशेंट की कम ही होगी, तो आप उनको ऑक्सीजन देते हो। उसके साथ साथ सबसे पहला जो काम है कि वो है हम आपका ABG करना। ABG करते हो क्योंकि COPD वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें CO2 बहुत हाई होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है जल्दी। तो हर किसी पेशेंट का अलग अलग लेवल होता है, कोई 50 तक भी मेंटेन अपना कर लेता है, CO2 उनका 50 होता है लेकिन वो अच्छे से मतलब आराम से रहता है, और किसी का 55 होता है, 60 तक भी मैंने देखे हैं, इवन पेशेंट स्टेबल वाले। लेकिन हर केस में आपको पहले ABG करनी होती है, CO2 देखना होता है कि कितना है। CO2 ज़्यादा है तो नॉर्मली आपको क्या करना है, पेशेंट को बाईपैप मास्क लगाना है। जैसा मैंने उनको बोला था कि हम बाईपैप मास्क लगाते हैं, मेंटेन नहीं होता है तो हम NIV लगा देते हैं, है ना,
नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, मतलब वही NIV वेंटिलेटर के साथ कनेक्ट करके उसके अंदर वेंटिलेटर पे एक मोड होता है NIV नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, और वो आप पेशेंट को मास्क लगा देते हो। फिर उसके साथ आप कितना पीप रखते हो वैसे तो डॉक्टर डिसाइड करता है, लेकिन नॉर्मल हम 14/6 या 16/8 तक का रखते हैं उसमें, कि पेशेंट इनिशियल स्टेज में हम थोड़ा सा हाई रखते हैं, उसके बाद हम कम कर देते हैं, है ना। तो मैंने भी उनको जस्ट ऐसे ही सेम बता दिया कि ऐसे से हम करते हैं। उसके बाद जैसे पेशेंट स्टेबल होता है तो हम उनको नेजल प्रोंग पे रख देते हैं और उनको कम से कम हम ऑक्सीजन देते हैं। तो उन्होंने वही चीज़ पूछनी थी जो पूछी कि क्यों आप ऑक्सीजन कम क्यों देते हो, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों नहीं दे सकते हो। COPD वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें यही दिक्कत है कि वो CO2 बहुत जल्दी रिटेन करते हैं। तो जैसे ही आप ऑक्सीजन कम देते हो, पेशेंट की जो सैचुरेशन है वो 88 से लेके 92 के बीच में मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि इतनी जब सैचुरेशन कम होती है तो ब्रेन हमेशा बॉडी को सिग्नल देता रहेगा कि और ज़्यादा लंबे लंबे सांस लेनी, जिसके साथ CO2 निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी, क्योंकि बॉडी को लगता है कि सैचुरेशन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अपना सांस भी लेता रहता है लंबे लंबे, और उसके साथ क्या है कि ऑटोमेटिक जो भी CO2 होती है वो बॉडी से बाहर निकलती रहती है। जैसे ही आपने फुल ऑक्सीजन दे दी, 100% ऑक्सीजन दे दी, तो ब्रेन को लगता है कि इनफ ऑक्सीजन बॉडी में है, तो इसलिए वो आराम से पेशेंट, जैसे मैं या आप सांस ले रहे हो बिल्कुल आराम से, तो वैसे ही COPD वाला पेशेंट लेने लग जाएगा, तो CO2 वो रिटेन करने लग जाएगा, क्योंकि आप लंबे सांस नहीं लोगे तो अंदर से CO2 निकलेगा नहीं, है ना। और ऑक्सीजन और आप दे रहे हो तो फिर तो डेफिनेटली 100% है कि जो CO2 के लेवल है वो बहुत ज़्यादा शूट कर जाते हैं। जैसे ही वो बढ़ते हैं तो पेशेंट का सेंसोरियम कम होने लगता है, तो फिर और आगे दिक्कतें जो है आने लग जाती है, और इवन पेशेंट इवेंचुअली वेंटिलेटर पे चला जाता है अगर हम ये गलती करते हैं। तो हमेशा ऑक्सीजन की ध्यान रखना है कि कितना ऑक्सीजन देना है, 88 to 92 के बीच में रखना है, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो COPD के ऊपर लंबा डिस्कशन करने के बाद उन्होंने मुझे आर्टेरियल BP के बारे में पूछा कि आप आर्टेरियल BP सेट कर लेते हो, तो मैंने उनको बता दिया कि हाँ, हम आर्टेरियल BP सेट कर लेते हैं। इसके साथ साथ एम्स ने भी अपना नॉरसेट का नोटिस जारी कर दिया है, नॉरसेट 8 का। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ से तैयारी करूँगा, बहुत कम दिन रह गए, 1-2 महीने बचे, अप्रैल 12 को है इनका एग्ज़ाम, तो अगर आपके दिमाग में यही चीज़ें चल रही कि मैं कैसे क्लियर करूँगा, कहाँ से तैयारी करूँगा, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट लेके आया हूँ जो कि मैक्स साकेत के बिल्कुल सामने है। 2-3 ब्रांचेस है दिल्ली में, आप कहीं पे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रीलिम्स और मेंस आपका क्लियर करवाने के लिए वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे, और अगर आपको करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, वो आप फिल कर दो। मैं एक बार आपको कॉल कर लूंगा और आपका जो नंबर है उनके साथ शेयर कर दूंगा, तो फैकल्टी से कोई भी आपको कॉल करके सारी डिटेल दे देगा, और अगर आप मेरे थ्रू जाते हो तो शायद थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिले। के बारे में बस पूछा था, आर्टेरियल BP के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि हमारे हर पेशेंट को ही आर्टेरियल BP हम लगा के रखते थे ICU में, क्योंकि नॉरेड, ADR ये सारे वैसोप्रेसिन वगैरह इंजेक्शन चलते ही रहते थे मोस्टली, क्योंकि ICUs में सिक वाले पेशेंट ही आते हैं, स्टेबल वाले हो तो फिर तो वो वार्ड में रहते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने बोला ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे लंबर पंक्चर के बारे में बताओ कि आपने कभी करवाया असिस्ट। मैंने उनको बोला कि हाँ, मैंने लंबर पंक्चर काफ़ी बार असिस्ट करवाया है। उसमें उन्होंने पूछा कि कहाँ पे प्रिक करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि L3 L4 के बीच में करते हैं या L4 L5 के बीच में भी करते हैं। तो L1 में या 2 में क्यों नहीं कर सकते उन्होंने पूछा था, तो उसका जो मेन रीज़न है, देखो L1 L2 में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब सबकी अलग अलग होती है, लेकिन 90% सबकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो L1 तक होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कभी भी पंक्चर नहीं करना होता है। तो लेकिन किसी किसी पेशेंट में, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ 8-10% ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जो स्पाइनल कॉर्ड है L2 तक जाती है, तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर अवॉइड करते हैं कि L2 तक वो कभी प्रिक नहीं करते, वो L3 L4 के बीच में प्रिक करते हैं या उसके थोड़ा सा एक आगे चले जाएंगे। तो ये मेन रीज़न होता है कि वो L2 तक वो कभी प्रिक नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, आप किससे जो हमने पूछना था हमने पूछ लिया है, तो अभी आपको एक बार हम मेडिकल में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपनी इंटरव्यू दे दो, जो भी डॉक्टर होगा थोड़ी सी आपकी इंटरव्यू ले लेगा और फिर हमारी साइट से आप कंफर्म हो। तो उन्हीं का एक स्टाफ मुझे लेके गया मेडिकल ICU में। तो उनका जो ICU था, उनके जो डॉक्टर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के बाद ही ना, पता है, जब आप बोलने लग जाते हो, आपका बोलने का तरीका, आप कैसे रिप्लाई कर रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हो ना, तो आपके बोलने के तरीके से आगे वाला बंदा तुरंत समझ आएगा कि इसको नॉलेज है या नहीं है। तो ऐसे ही सेम मेरे साथ हुआ, उसने बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन पूछे और उसने बोला ठीक है,
तो हो सकता है शायद थोड़ा सा वो बिजी भी चल रहे थे। पहले तो काफ़ी मेरे से वेट करवाया, फिर जो आईसीयू का सुपरवाइज़र था वो डॉक्टर के पास लेके गया। तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपने कैसे कैसे पेशेंट देखे। मैंने वही सारा रिपीट कर दिया है ना जो पहले आपको बताया। तो उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम मेरे से पूछा कि ऑक्सीजन कैसे कैसे पेशेंट को दे सकते हो। तो मैं नीचे से ऊपर तक बढ़ता बढ़ता सारे बता दिए। जैसे पहले हम नेजल ब्रोंक से देते हैं, ऑक्सीजन मास्क से देते हैं, हाई फ्लो मास्क जिसको हम एनआरबीएम भी बोलते हैं, नॉन रीब्रीदिंग मास्क, उसके साथ देते हैं। अगर उससे मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर हम पेशेंट को बाईपैप लगा सकते हैं, सीपैप लगा सकते हैं, एनआईवी लगा सकते हैं। अगर उससे मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर हम पेशेंट को इवेंचुअली वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। फिर वेंटिलेटर के मोड और एनआईवी के बारे में उन्होंने पूछा। तो एनआईवी पूछ रहे थे कि आप कैसे लगाते हो, वो मैंने बता दिया मास्क के साथ और जो जो सेटिंग्स हम करते हैं। और एक वेंटी के मोड वगैरह पूछे थे वो मैंने उनको बता दिया, प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सीपैप और एसआईएमई मोड, ये सारे मोड मैंने बता दिए उनको, पीआरवीसी मोड। फिर उन्होंने फुल फॉर्म पूछी मोड्स की, वो भी मैंने उनको बता दी। और उसके बाद इमरजेंसी ड्रग्स उन्होंने पूछी थी कि कौन कौन सी इमरजेंसी ड्रग्स है जो आप यूज़ करते हो। तो नॉर्मल मैंने अभी तो मतलब शुरू ही करा था, उनको मैंने 4-5 ड्रग बताई। तो उन्होंने बोला ठीक है आप केसीएल का थोड़ा बताओ आप कैसे देते हो। तो जो इमरजेंसी ड्रग्स थी वो जो मैंने उनको बताई वो सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, डेक्सट्रोज, एट्रोपिन, एडीआर, तो ये 5 ही भी बताई थी। फिर केसीएल का उन्होंने पूछा तो केसीएल की डाइल्यूशन का मैंने उनको बता दिया कि केसीएल जो है हमेशा हम ईजेवी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में देते हैं या फिर सेंट्रल लाइन में देते हैं। इसमें हम कभी भी उसका बोलस नहीं देते हैं। जब भी पेशेंट का पोटेशियम जो है 3.5 से नीचे आ जाता है तो फिर डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपको कितना देना है। अगर बहुत सीवियरली कम हो रहा है तो हम 60 तक भी दे सकते हैं, और नहीं तो आप 40 देते हो, नहीं तो आप 20 देते हो। जितना भी देना है इन्फ्यूज़न के थ्रू ही हम देते हैं, और उसको डाइल्यूट करके कम से कम 4 या 5 घंटे में हम ख़त्म करते हैं। स्लो स्लो केसीएल देते हैं ताकि पेशेंट को फिलबाइटिस ना हो, पेन ना हो, ये सारी चीज़ें ना हो। और अगर एकदम से हम मतलब बोलस दे देते हैं तो भी दिक्कत है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के फिर ही हमें इंजेक्शन जो केसीएल है वो देना होता है। और यही पूछा, उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर वही जो मेरा उनके पास था एक फॉर्म, तो उन्होंने उस पर साइन कर दिया और लिख दिया कि ही इज़ फिट फॉर मेडिकल आईसीयू। तो उसके बाद उन्होंने मुझे भेज दिया। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे आए थे, उन्होंने पूछे थे। और आप भी अगर वहाँ पे जाना चाहो तो ज़रूर जा सकते हो। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों की वैकेंसी है। यहाँ पे फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं, जो जैसे मैंने उनको पूछा था, तो फ्रेशर्स को भी ले रहे हैं और एक्सपीरियंस को भी ले रहे हैं। लेकिन फ्रेशर को वो तब लेते हैं अगर आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज हो, जो कि मैंने उनको पूछा। और इवन मैंने अपनी एक स्टूडेंट को भी वहाँ पे भेजा था, उनकी भी सिलेक्शन हो गई, तो वो भी एज ए फ्रेशर गए थे। लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि जब स्टार्टिंग में वो भी वहाँ पे गए थे, मैं उनके साथ अभी थोड़े 2-4 दिन तक हो सकता है एक वीडियो भी डालूँ। तो उनको भी वही सेम उन्होंने बोला था कि यहाँ पे फ्रेशर की वैकेंसी नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए आप ले लो। अगर आपको इंटरव्यू लेने के बाद ऐसा लगे कि नहीं ये इसको नॉलेज नहीं है या फिर ये फिट नहीं है हमारे आईसीयू के लिए, तो फिर आप मना कर देना। लेकिन जैसे मैंने उनको समझा के भेजा था कि आपको यही सारी लाइनें चेपनी है, तो उन्होंने वही चेपी। और 6 मंथ एक्सपीरियंस उन्होंने लिखवा लिया था उसमें, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे बोलोगे मुझे फ्रेशर है, फिर तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप निकलो, आपको नहीं लेना है हमें। लेकिन उन्होंने 6 मंथ एक्सपीरियंस बोला था मेडिकल आईसीयू का। और तो मेडिकल आईसीयू में और सीएनओ ने जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे वो ऑलरेडी मैंने पहले ही कोर्स के दौरान सारे ही पढ़ा के उनको भेजा था। तो उनको फुल रेडी करके भेजा था, जिसकी वजह से उनकी इंटरव्यू आराम से क्लियर हो गई। मैक्स की इंटरव्यू भी उन्होंने क्लियर कर ली है, यदार्थ की इंटरव्यू भी क्लियर कर ली है, प्राइमर्स की इंटरव्यू भी क्लियर कर ली है। और वो सारे क्वेश्चन ही उनको आए जो मैंने पढ़ा के भेजे। तो आराम से इंटरव्यू उनकी क्लियर हो गई। अगर आप भी जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, यदार्थ में ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो ऐसे बोलते हैं तो आप उनको ये चीज़ें बोल सकते हो कि मुझे नॉलेज है। और फिर आपसे जब वो क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे और आप ब्लैंक हो जाओ। तो ऐसे अगर आप करोगे ना तो फिर आपके चक्कर में जो दूसरे फ्रेशर बंदे होंगे जिनको अच्छी नॉलेज होगी वो ज़रूर मतलब सफ़र करेंगे इससे, क्योंकि वो उनके दिमाग में यही टैबू बन जाएगा कि पहले भी ऐसे बंदे बोल के आए थे लेकिन उनको कुछ नॉलेज नहीं थी, कुछ आता नहीं था। और आपके चक्कर में कोई ऐसा बंदा ना खराब हो जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, है ना। तो इसलिए अगर आपको भी दिक्कत होती है इंटरव्यू क्लियर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के बाद आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हॉस्पिटल में, चाहे सीएनओ में और आईसीयू में और एचआर में, हर जगह पे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसी डिपार्टमेंट के लिए मैं आपको रेडी कर दूंगा। चाहे आपको आईसीयू में जाना है, चाहे आपको सीसीयू में जाना है, चाहे आपको वार्ड में जाना है, चाहे आपको न्यूरो आईसीयू में जाना है, चाहे आपको ओटी में जाना है, चाहे आपको कैथ लैब में जाना है, हर एक क्वेश्चंस की तैयारी मैं आपको करवाता हूँ।
और अभी तक 200 से ऊपर स्टूडेंट है टोटल मेरे, जिनको मैंने ऑलरेडी हॉस्पिटल में लगवा दिया। तो बाकी अगर आपको भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो कभी भी, और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको चाहिए। और वैसे भी कोर्स के प्राइजेस मैंने बहुत कम कर रखे हैं। बाकी आपकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर करो। तो व्हाट्सएप का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, इस पर डायरेक्ट आप मैसेज करके मुझे बता सकते हो, आगे की डिटेल मैं आपको वहीं पे भेज दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स कुछ भी पूछना हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो किसी अच्छे हॉस्पिटल के बारे में आपको रेकमेंड करना हो मुझे इंटरव्यू जहाँ पे मैं देख के आ सकूँ, तो मुझे ज़रूर बताना, दिल्ली के अंदर या नोएडा या गुड़गांव के अंदर। लेकिन 200 बेड से ऊपर होना चाहिए, तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू ज़रूर दूंगा और उसकी जल्दी से वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।